एक नए स्कूल ईयर की शुरुआत होती है और मोचिसुकी हाई स्कूल में नर्व्स और क्यूरियोसिटी के मिक्स के साथ स्टेप इन करता है। वो क्लास लिस्ट स्कैन करता है और अपना नाम क्लास 2 में पाता है। वो खुश लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड भी उसी क्लास में है। कैंपस को एक साथ एक्सप्लोर करते हुए पास की भीड़ से सडन बज उनका अटेंशन खींचती है। एक ब्यूटीफुल गर्ल सभी के सेंटर में खड़ी होती है। उसकी प्रेजेंस इतनी कैप्टिवेटिंग है कि मोचिसुकी का फ्रेंड चिल्ला उठता है। जैसे ही वो पास आती है वो मोचिसुकी का नाम पुकारती है, जिससे वो सरप्राइज रह जाता है। उसका नाम कावारू है और वो मोचिसुकी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। मोचिसुकी उसे ऑब्जर्व करता है। क्लासरूम में कावारू अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि उसने जेनुजी मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट किया है। वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका फर्स्ट क्रश भी थी, लेकिन जब वो एलिमेंट्री स्कूल के बाद मूव ऑन हो गई तो उसका उससे कांटेक्ट टूट गया था। लेकिन तब वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। शायद उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन उसे याद नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी। ब्रेक के दौरान मोचिसुकी स्कूल रूफ पर जाता है। वो अभी भी श्योर नहीं है कि उससे फिर से मिलकर कैसा फील कर रहा है। हालांकि वो उसे देखकर खुश है, लेकिन उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया है। उसके साथ एक ही क्लासरूम में रहना भी डिफिकल्ट है। कावारू क्वाइटली उसके बगल में बैठ जाती है, उसकी सेंटीमेंट को इको करती है। मोचिसुकी तब शॉक्ड रह जाता है जब वो आखिरकार उसे नोटिस करता है। कावारू एक ऑड लाफ करती है। वो उसे देखकर अपनी डिलाइट एक्सप्रेस करती है। उसे उसके चाइल्डहुड निकनेम पायोन से बुलाती है। उसने उसे ये नाम इसलिए दिया था क्योंकि वो बचपन में बहुत हाई जंप कर सकता था। हालांकि मोचिसुकी को ये हमेशा थोड़ा एम्बेरेसिंग लगता था, शायद इसलिए कि ये एक रिमाइंडर है कि जंपिंग ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसमें वो अच्छा था। बाकी सब में, चाहे वो स्प्रिंटिंग हो, डॉज बॉल हो या कुछ और, कावारू हमेशा उसे बीट कर देती थी। वो रिकॉल करती है कि वो अकेला लड़का था जो उसके साथ खेलता था, जबकि सडनली उसके क्लोज आती है। मोचिसुकी थोड़ा स्पेस मांगता है। दूर जाने में अनाइबल, कावारू स्ट्रेंजली कहती है कि उनकी पास्ट क्लोजनेस इस करंट क्लोजनेस को एक्सपेक्टेड बनाती है और वंडर करती है कि क्या उसे उसकी प्रेजेंस डिसलाइक है। मोचिसुकी हेजिटेट करता है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू करती है। वो उसके क्लोज रहने की अपनी प्रेफरेंस कन्फेस करती है क्योंकि इससे उसे रिलैक्स्ड फील होता है। एडिशनली वो मेंशन करती है कि वो इस डिस्टेंस से उसे बेटर स्मेल कर सकती है और उसके चेहरे के बहुत क्लोज आने की ट्राई करती है। वो पुश बैक करता है, उसे स्टॉप करने के लिए कहता है। वो उसे केयरफुल रहने की एडवाइस देता है और क्विकली फ्री हो जाता है। उसकी स्टनिंग ब्यूटी को वो रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उसकी पर्सनल स्पेस की कंटिन्यूड लाइक को नोट करता है। उसी रात मोचिसुकी अपने घर के कॉरिडोर से वॉक करता है। वो बात की प्रिपरेशन करता है, फुल मून को गेज करते हुए। उसकी माँ उसे डिनर के लिए बुलाती है। फुल मून के नीचे मोचिसुकी को कावारू के साथ बचपन की एक मेमोरी याद आती है। एक शाम उसने उसे घर लौटने के लिए कहा था क्योंकि देर हो रही थी, लेकिन वो एक पेड़ पर बैठी थी, रिफ्यूज करते हुए। उसने एक्सप्लेन किया कि ये बीटल्स के अपीयर होने का परफेक्ट टाइम था और झाड़ियों में उनकी तलाश में डिसअपीयर हो गई। अपनी कंसर्न के बावजूद मोचिसुकी हमेशा पीछे रहता था, उसे सेफली घर चलने के लिए कहता था। वो आखिरकार नीचे कूद गई और इंसिस्ट किया कि वे घर चलें, काफी ड्रेन्ड होकर। जब उसने पूछा कि क्या वो ठीक है तो उसने बस सिर हिलाया। उनकी वापसी की वॉक पर बिना वार्निंग के वो पास आई और उसका कान काट लिया। उसके शार्प वोल्फ्लिक टीथ उसे एक अजीब सी यल्प में स्टार्टल कर गए। पीछे मुड़कर उसे रियलाइज होता है कि वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल थी, पर्सनल स्पेस से अनअवेयर और अक्सर सरप्राइजेस से भरी हुई, खासकर उसकी काटने की हैबिट। कावारू का बिहेवियर मोचिसुकी को बहुत स्ट्रेस देता है। उसका फ्रेंड अगले दिन ये नोटिस करता है और उसकी डिस्ट्रेस के बारे में इंक्वायर करना शुरू कर देता है। मोचिसुकी साइलेंट रहता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या वो सुकिमी कावारू के बारे में वरिड है। मोचिसुकी उसे लेकर कोई वरी डिनाई करता है। उसका फ्रेंड इनिशियली मोचिसुकी को जेलसली देखता है, फिर उसे कर्ज करना शुरू कर देता है। वो उसे जेलसी और रेज के फिट में पंच करता है। उसके बाद वो उसे जाकर उससे बात करने की एडवाइस देता है। कावारू ग्राउंड पर अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रही है। अचानक वो बेसबॉल को हिट करती है, जो अनफॉर्चुनेटली मोचिसुकी के चेहरे पर लगती है। वो सिवियर पेन में कोलैप्स हो जाता है। वो बैट फेंकती है और उसकी ओर दौड़ती है। मोचिसुकी का फ्रेंड श्रीक्स करता है कि उसने उसे चेहरे पर मारा। मोचिसुकी उसे मना करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। मोचिसुकी खून रोकने के लिए अपनी नाक पर प्रेस करता है, जबकि कावारू उसे नर्स ऑफिस ले जाने के लिए इंसिस्ट करती है। स्कूल के अंदर मोचिसुकी उसे एश्योर करता है कि वो ठीक है, लेकिन कावारू नाक से खून बहने से संभावित एनीमिया की वार्निंग देती है। मोचिसुकी अफर्म करता है कि वो खुद नर्स ऑफिस तक चल सकता है। वो रिस्पॉन्ड करती है कि उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है और वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अचानक मोचिसुकी स्लिप होकर गिर जाता है।
कावारू जल्दी से उसकी नाक पर एक क्लॉथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन खून उसके हाथ पर टपकता है। ये उसके अंदर एक स्विच फ्लिप कर देता है और वो खुद को उसकी ओर खिंचा हुआ फील करती है। मोचिसुकी कावारू के एक्सप्रेशंस नोटिस करता है। उसकी सांसें तेज हैं क्योंकि वो रजिस्ट कर रही है, लेकिन वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो एक भेड़िए की तरह मोचिसुकी पर जंप करती है। वो खुद को पीछे धकेल कर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो अजीब तरह से रिएक्ट करती है। उसके सिर पर भेड़िए के कान निकलते हैं और उसके दांत कैनाइन्स जैसे दिखते हैं। वो एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मोचिसुकी स्टन रह जाता है। वो आगे बढ़ती है, उसकी गर्दन काटती है और उसका खून चूसती है। एक पल के बाद मोचिसुकी पीछे गिर जाता है। कावारू आखिरकार होश में आती है और अपोलोजाइज करती है, लेकिन मोचिसुकी पूरी तरह से हैरान है। वो फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोचिसुकी जल्दी से कूदता है और उसकी बांह पकड़ लेता है। ये सोचकर कि वो ऐसे दिखते हुए नहीं जा सकती, वो भागने के लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वो अपने बिहेवियर पर बुरी तरह रोती है। वो अपने लैक ऑफ कंट्रोल के लिए अपोलोजाइज करती है। मोचिसुकी पूछता है कि वो क्या कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत एपेटाइजिंग दिख रहा था। एक दिन कावारू की मोचिसुकी के बारे में परसेप्शन में एक ट्रबलिंग शिफ्ट आ गया था। वो उसे फूड के रूप में देखने लगी थी। उसे होश तभी आया जब उसने उसे काट लिया, अपने एक्शंस की रॉन्गनेस को एक्नॉलेज करते हुए। फिर भी वो इस इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करती रही। हालांकि उसने इस हैबिट को फिक्स करने की कोशिश की, उसके बहते खून की सडन साइट ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। मोचिसुकी स्पेक्यूलेट करता है कि उसका नॉर्मल होना सीधे बाइट का रिजल्ट है। कावारू बहुत डिस्ट्रेस्ड फील करती है। मोचिसुकी उसकी खड़े होने की एबिलिटी पर सवाल करता है और सुझाव देता है कि वे नर्स ऑफिस चलें, धीरे से उसकी बांह पकड़े हुए। जैसे ही वे सीढ़ियों पर बैठते हैं, एक और लड़की उन्हें ऑब्जर्व करती है। प्लान की फेल्योर के बारे में कहते हुए वो रिमार्क करती है कि उसके सारे एफर्ट्स के बावजूद एक खून की बूंद कावारू को ट्रिगर करने के लिए काफी था। मोचिसुकी लड़की को कंफ्यूजन से देखता है। लड़की अपना इंट्रोडक्शन मोचिसुकी को देती है, उससे मिलकर अपनी प्लेजर एक्सप्रेस करती है। मोचिसुकी सरप्राइज्ड सोचता है कि उसे उसका निकनेम कैसे पता, ये मानते हुए कि केवल कावारू को ही इसकी जानकारी होनी चाहिए। लड़की रिवील करती है कि कावारू ने शायद उसका मेंशन नहीं किया होगा। वो उत्सुरु, कावारू की ओल्डर सिस्टर है। मोचिसुकी कहता है कि उसने कभी किसी सिस्टर्स के बारे में नहीं सुना। उत्सुरु इसके बजाय एक स्टोरी प्रपोज करती है। वह एक आदमी की कहानी सुनाती है जो एक फुल मून नाइट को भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो गया और अपनी चाहने वालों पर अटैक किया, जिससे गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फांसी दे दी। उत्सुरु फिर कहानी में विलन के बारे में एक क्वेश्चन करती है। मोचिसुकी जवाब देता है कि कोई विलन नहीं है, ये कहते हुए कि हर किसी ने अपने बिलीफ के हिसाब से एक्ट किया। उत्सुरु उसके जवाब को इनकरेक्ट बताती है, कहती है कि सर्कमस्टेंसेस चाहे जो भी हों, वो भेड़िया जिसने अपनी भूख को कंट्रोल नहीं किया, वो हमेशा गलत होता है। वो एक्सप्लेन करती है कि उनके परिवार के पास भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है, एक ऐसी पावर जिसमें दुर्भाग्य से ह्यूमंस को फूड के रूप में देखना शामिल है। इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। मोचिसुकी कंफ्यूज्ड क्लैरिफिकेशन मांगता है। उत्सुरु आगे कहती है कि यही वजह है कि उसने अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन उससे छिपाई थी। उत्सुरु मोचिसुकी से पूछती है कि बचपन में कावारू ने उसे कितनी बार काटा था। मोचिसुकी एस्टोनिशमेंट में उसकी ओर देखता है। उत्सुरु रिवील करती है कि उन्होंने इस बिहेवियर को रोकने के लिए कावारू को ह्यूमंस से आइसोलेट कर दिया था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा है। कावारू मोचिसुकी के साथ फिर से मिलने पर इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने उसे एक टेस्ट के तौर पर हाई स्कूल में एनरोल होने दिया, जिसके रिजल्ट अब एविडेंट हैं। उत्सुरु फिर कावारू को अपने साथ घर लौटने का ऑर्डर देती है। मोचिसुकी क्यूरियस उनके डेस्टिनेशन के बारे में इंक्वायर करता है। उत्सुरु डिक्लेयर करती है, एनीवेयर दैट इज नॉट हियर। वो आगे एक्सप्लेन करती है कि जब कावारू भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होती है तो वो किसी को काटने के बाद ही अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकती है। वो सवाल करती है कि क्या कावारू जैसी लड़की सचमुच ह्यूमंस के बीच रह सकती है। इन शब्दों के साथ वो कावारू की बांह पकड़ लेती है और उसे घसीट कर ले जाने लगती है। वो असर्ट करती है कि ये एक फैमिली मैटर है और आउटसाइडर्स को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कावारू जाने के लिए रेडी नहीं है। उत्सुरु अपनी एक्सास्परेशन एक्सप्रेस करती है, ये कहते हुए कि उन्होंने कावारू को काफी इंडल्ज किया है और वो रिफ्यूज करने की पोजीशन में नहीं है। वो चिल्लाती है कि कावारू ने अभी अभी एक ह्यूमन को काटा है और वो अपनी नेचर से स्केप नहीं कर सकती। उसकी वुल्फ इंस्टिंक्ट्स ने उसकी रैशनैलिटी पर काबू पा लिया है। एंगर से भरी हुई वो एम्फेसाइज करती है कि ह्यूमंस दूसरे ह्यूमंस को नहीं काटते। फिर वो कावारू से कहती है कि उसे ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। मोचिसुकी उत्सुरु को अजीब तरह से देखता है। कावारू सिसकने लगती है, अपनी बहन से कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, खासकर अब जब वे आखिरकार फिर से रिकनेक्ट हो गए हैं।
उत्सुरु जवाब देती है कि उनकी सिचुएशन कभी काम नहीं करेगी और कावारू को खुद को ब्लेम करना होगा क्योंकि अब कुछ भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मोचिसुकी को याद आता है कि उसने कैसे कहा था कि वो अकेला लड़का था जो उसके साथ खेलता, उसे उसके करीब रहना रिलैक्सिंग लगता था। उत्सुरु फिर से चलना शुरू कर देती है, अभी भी कावारू की बांह पकड़े हुए। इस बार मोचिसुकी उन्हें रोकता है और उत्सुरु उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है। मोचिसुकी कहता है कि उत्सुरु ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर दिया है। वो जोर से प्रोक्लेम करता है कि वो और कावारू डेटिंग कर रहे हैं और वो बस उसकी गर्दन किस कर रही थी। दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। उत्सुरु उसके स्टेटमेंट पर सवाल करती है। मोचिसुकी कहता है कि उसने उसे कल कन्फेस किया था और वे तब से डेटिंग कर रहे हैं। उत्सुरु अभी भी कंफ्यूज्ड पूछती है कि कावारू उसे क्यों किस करेगी। मोचिसुकी जवाब देता है कि वे एक कपल हैं और इंटीमेसी डिजायर करते हैं। उत्सुरु पूछती है कि अगर कावारू उसे किस कर रही थी तो उसने अपने दांत क्यों दिखाए। मोचिसुकी घबराने लगता है, लेकिन कावारू लिड लेती है और जवाब देती है कि वो थोड़ा रफ होना चाहती थी। उत्सुरु उसे अपने रिलेशनशिप को फिजिकली प्रूव करने के लिए चैलेंज करती है। मोचिसुकी जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उत्सुरु उसे डिसमिस कर देती है। डिक्लेयर करती है कि कोई भी भेड़िए को डेट नहीं करना चाहेगा, इसे रिडिकुलस कहती है। कावारू अपना सिर झुका लेती है। मोचिसुकी उत्सुरु से कहता है कि ये उसका डिसीजन नहीं है। वो रिवील करता है कि उसे एलिमेंट्री स्कूल से कावारू पर क्रश था और उसे कभी परवाह नहीं थी कि वो भेड़िया है या इंसान। उन्होंने हमेशा एक साथ फन किया और उसके लिए उसकी फीलिंग्स पूरी तरह से जेन्युइन हैं। वो कावारू से अपने लव को डिक्लेयर करता है, चाहे वो वेयरवोल्फ हो या ह्यूमन, ये कहते हुए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उत्सुरु मोचिसुकी को अजीब तरह से देखती है, अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। मोचिसुकी सोचता है कि वे अपने रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर कावारू आगे बढ़ती है और मोचिसुकी के चीक पर किस करती है। उत्सुरु और मोचिसुकी दोनों हैरान रह जाते हैं। कावारू उत्सुरु से पूछती है कि क्या ये सफिशिएंट प्रूफ है। उत्सुरु एग्जॉस्टेड दिखती है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और वो दावा करती है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। फॉर द टाइम बीइंग वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन वो उन्हें किस करने से भी मना करती है क्योंकि वो उन्हें वॉच करती रहेगी। उत्सुरु फिर भाग जाती है। मोचिसुकी और कावारू बैठ जाते हैं। मोचिसुकी अजीब सी मुस्कान देता है क्योंकि वो सब कुछ समझने की कोशिश करता है जो हुआ है। इनिशियली वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से फिर से मिलकर खुशी से भरा हुआ था, जो और भी क्यूट हो गई थी। उसे ये भी पता चला कि कावारू एक वुल्फ गर्ल है और उसकी बहन उन पर मॉनिटरिंग करेगी। उत्सुरु की प्रेजेंस को देखते हुए मोचिसुकी सोचता है कि उसकी हाई स्कूल लाइफ कैसे अनफोल्ड होगी। एक नई सुबह होता है। मोचिसुकी कावारू के साथ अपनी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप पर रिफ्लेक्ट करता है। उनकी पाथ्स डाइवर्ज्ड हो गई थीं जब उसने एलिमेंट्री में स्कूल ट्रांसफर किया था और मिरेक्युलसली हाई स्कूल में फिर से क्रॉस हो गई। उसे अब पता है कि वो एक वुल्फ गर्ल है, लेकिन इस फैक्ट ने उनकी डेली लाइफ्स को वास्तव में इम्पैक्ट नहीं किया है। वो बिना किसी कारण के भेड़िए में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। अगर वे केयरफुल रहें तो उसे अक्सर ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। मोचिसुकी का फ्रेंड उसे रोल कॉल शीट देता है। जैसे ही मोचिसुकी उसे आगे बढ़ाता है, उसकी उंगली कट जाती है। कावारू की भेड़िए की इंस्टिंक्ट्स इमीडिएटली अवोकन हो जाती हैं और खून देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। क्लास के बाद कावारू अपने बिहेवियर के लिए मोचिसुकी से अपोलोजाइज करती है। मोचिसुकी बताता है कि उसने अपनी उंगली पर बैंडेज लगा लिया है। कावारू क्लासरूम छोड़ने में उसकी थॉटफुलनेस पर नोट करती है। मोचिसुकी एक्सप्लेन करता है कि उसके ऊपर कूदने वाली उसकी फ्राइटनिंग एक्सप्रेशन ही उसकी क्विक एग्जिट का कारण थी। मोचिसुकी अब समझता है कि खून ही इस सब का ट्रिगर है। ये पहले भी हो चुका है। जब वो खून को टच करती है या यहाँ तक कि स्मेल करती है तो उसकी भेड़िए की इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। मोचिसुकी पूछता है कि क्या वो अपनी बहन के अकॉर्डिंग बर्थ से ही भेड़िया रही है। वो इसकी कंफर्मेशन देती है, ये जोड़ते हुए कि उसकी माँ को छोड़कर उसके परिवार में हर कोई भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मोचिसुकी पूछता है कि क्या उसकी माँ ह्यूमन है। कावारू एक्सप्लेन करती है कि यही कारण है कि हर किसी को उम्मीद थी कि उसमें कम भेड़िए का खून होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वे छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं क्योंकि वो इस सीक्रेट के बारे में बात करते हुए नहीं सुना जाना चाहते। मोचिसुकी छत का दरवाजा खोलता है, ये कहते हुए कि ओवरथिंकिंग से कोई मदद नहीं मिलेगी। जैसे ही मोचिसुकी दरवाजा खोलता है, 3 रास्कल्स उस पर एम्बुश करते हैं। वे मोचिसुकी को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घसीटते हैं। वो उनसे पूछता है कि वे उस पर अटैक क्यों कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का उसका कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि उसे ढूंढने में बहुत समय लगा और क्लियर आंसर्स की मांग करता है। वे अपनी इंट्रोगेशन शुरू करते हैं। वे कावारू के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। मोचिसुकी इनिशियली साइलेंट रहता है, लेकिन फिर उनके सवाल का पर्पस पूछता है। वे खुद को कावारू के बहुत बड़े फैन डिक्लेयर करते हैं। उनमें से सभी अपनी एंजल प्रिंसेस के साथ कांटेक्ट चाहते हैं और मोचिसुकी एफर्टलेसली उसके करीब आ गया है। एक स्कमबैग ऑनेस्ट आंसर की मांग करता है,
पूछता है कि क्या वो कावारू का बॉयफ्रेंड है। मोचिसुकी उन्हें चैलेंज करता है, पूछता है कि अगर वो हाँ कहता है तो वे क्या करेंगे। एक और लड़का बड़बड़ाता है कि मोचिसुकी ट्रबल इनवाइट कर रहा है। एक लड़का मोचिसुकी का कॉलर वेव करता है, वार्निंग देता है कि वे उसे मार देंगे, भले ही वो कावारू का बॉयफ्रेंड ना हो। अगर वो उसके साथ बहुत फ्रेंडली होता है वे उसे तब तक मारेंगे जब तक खून बाहर नहीं आ जाता। मोचिसुकी कहता है कि वे क्लोज नहीं हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो ये भी बताता है कि उनका रिलेशनशिप नॉर्मल है। एक लड़का चिल्लाता है कि उनमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मोचिसुकी एक्सप्लेन करता है कि वे सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो एलिमेंट्री स्कूल में मिले थे। इस बीच कावारू आती है। वो मोचिसुकी के बारे में इंक्वायर करती है। उसका एब्डक्शन विटनेस करने के बाद वो उन्हें उनके एक्शंस के लिए स्कोल्ड करती है। लड़के उसकी ब्यूटी से अमेज्ड हैं। मोचिसुकी को अचानक उसके पास्ट बिहेवियर की याद आती है। वो उन पर लंच करती है, लेकिन मोचिसुकी उसे रेस्ट्रेन करता है। वो अपना सिर उसके करीब लाता है, उसे एश्योर करता है कि वो पूरी तरह से ठीक है और ये उनके बीच सिर्फ एक छोटा सा जोक है। वो उसके साथ उसके एक्शंस पर सवाल करती है। मोचिसुकी पोलाइटली उसे बताता है कि उसके भेड़िए के कान बाहर आने वाले थे। वो कावारू के सिर पर हाथ रखता है और उसे एक तरफ ले जाता है। उनके पीछे के लड़के फुसफुसाते हैं कि मोचिसुकी उसके इतने करीब है, वो प्रैक्टिकली उसका बॉयफ्रेंड है। उनमें से एक कंप्लेन करता है कि मोचिसुकी ने उस पर चिल्लाया, जिसका मतलब है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। मोचिसुकी उसे सीढ़ियों पर ले जाता है जहां उन्हें प्राइवेसी मिल सकती है। वो कावारू को बताता है कि उसके कान बाहर थे और उसने उन्हें क्लियरली देखा। वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसे खून नहीं बह रहा है, लेकिन क्लोजर इंस्पेक्शन पर उसकी उंगली पर बैंडेज गायब है, जिससे कावारू के कान बोंग बैक हो जाते हैं। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। मोचिसुकी को सिचुएशन सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट लगती है। कावारू एक्सप्लेन करती है कि उसे बस खून देखने से बचना था, लेकिन फिर भी फेल हो गई। मोचिसुकी रिमार्क करता है कि वो सचमुच वहां टेरिफाइंग थी, उसे उनके पास्ट की याद दिला रही थी। वो हमेशा तब इंटरवीन करती थी जब उसे बुली किया जाता था, यहां तक कि अपने से लंबे लड़कों को भी टेक डाउन कर देती थी। वो बहुत कूल दिखती है। फिर मोचिसुकी लाफिंगली नोट करता है कि उसने अभी अभी वही चेहरा बनाया था, लेकिन वो अब ठीक है और अब वीक नहीं है। मोचिसुकी सोचता है कि उसके लिए चिंता करना नेचुरल लगता है। कावारू ने हमेशा उसे बचाया था। हालांकि उसकी बाहरी अपीयरेंस चेंज हो गई है, वो अभी भी पहले वाली ही पर्सन है। कावारू हमेशा स्ट्रांग रही है, हमेशा रिवेंज लेने के लिए रेडी रही है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती रही है। अब भी उसी तरह पोच करती है, लेकिन और ज्यादा फेमिनिटी के साथ। इससे मोचिसुकी को लगता है कि उसके एक्शंस एंड थॉट्स दोनों बदल गए हैं। उसे लगता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है। वो उसके साथ हैंग आउट करने के लिए बहुत ज्यादा अडोरेबल और क्यूट है। मोचिसुकी उसे पुश न करने के लिए कहता है और कहता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। 10 मिनट के बाद भी कावारू के कान गायब नहीं होते। वे दोनों वृद्ध हैं। मोचिसुकी बताता है कि उसने सोचा था कि वे समय के साथ चले जाएंगे, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। एक पॉज के बाद मोचिसुकी को कावारू का पिछला स्टेटमेंट याद आता है कि अगर वो उसे काटती है तो वो वापस बदल जाएगी। वो कंफर्म करती है कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन क्लैरिफाई करती है कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ये काम करता है। उसके मामले में अगर वो अपनी हंगर सेटिस्फाई कर पाती है तो उसके कान गायब हो जाएंगे। मोचिसुकी उसे चबाने के लिए कुछ ऑफर करता है, लेकिन वो जवाब देती है कि ये उस तरह की हंगर नहीं है। वो फिर उसे याकिसोबा ब्रेड ऑफर करता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि इश्यू उस तरह के फूड का नहीं है, उसे ह्यूमंस की हंगर है। सिंपली उसे अपनी हंगर सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन ब्लड चाहिए। मोचिसुकी सिचुएशन को समझता है और बहुत शर्मीला महसूस करते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। वो पूछता है कि क्या उसे उसकी उंगली चाहिए। कावारू कंफर्म करती है। वो फिर बताता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा और अपना सिर झुकाता है। वो अपनी उंगली कावारू की तरफ लाता है। शुरुआत में वो हेसिटेट करती है और अपोलोजाइज करती है। फिर वो मोचिसुकी की उंगली से खून चूसती है और अपनी भेड़िए की इंस्टिंक्ट से प्रेरित होकर उसका हाथ पूरी तरह से चाट लेती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी अजीब हो जाते हैं। मोचिसुकी सोचता है कि ये पहले से डिफरेंट है। पिछली बार वो पूरी तरह से फेरल दिख रही थी। मोचिसुकी उसे घूरता है। जैसे ही मोचिसुकी उसे देखता है, कावारू बताती है कि उसे काफी एम्बेरेस्ड महसूस हो रहा है। उत्सुरु उन्हें दूर से ऑब्जर्व करती है। वो तुरंत सस्पिशियस हो जाती है। आखिरकार मोचिसुकी देखता है कि उसके कान गायब हो गए हैं। तभी उत्सुरु जोर से अपना एस्टोनिशमेंट एक्सप्रेस करती है। स्कूल के बीच में उनके एक्शंस पर सवाल उठाती है। मोचिसुकी और कावारू दोनों स्टार्टल हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उत्सुरु सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करते हुए मोचिसुकी से पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं। वो किसी भी गलत काम से डिनाई करता है, लेकिन उत्सुरु उसके जवाब को झूठ कहकर डिसमिस कर देती है। इंसिस्ट करती है कि उनकी पोजीशन कुछ और ही बताती है।
मोचिसुकी जोर से प्रोटेस्ट करता है, डिक्लेयर करता है कि ये वैसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है। तभी जो लड़के पहले मोचिसुकी पर अटैक कर चुके थे वे वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक कावारू की आवाज सुनने का मेंशन करता है। मोचिसुकी को चिंता होती है कि अगर उसके क्लासमेट्स उन्हें देख लेंगे तो उसे बुरी तरह से पीटा जाएगा, जिससे खून निकलेगा और संभावित रूप से कावारू का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हो जाएगा। वो एक सॉल्यूशन के साथ आता है। अगर उसे उत्सुरु से पिटना पड़े तो ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुलीज पहले से पीटे हुए बंदे से निपटना नहीं चाहेंगे। मोचिसुकी उत्सुरु को पेट में पंच मारने के लिए चिल्लाता है। वो उसके अजीब रिक्वेस्ट पर सवाल करती है। वो उत्सुरु को उसे मारने के लिए कहता है। हालांकि उत्सुरु उसे मारने के लिए अनविलिंग है, उसका इरादा केवल उसे एग्रेसिव बिहेवियर के खिलाफ वर्न करने का था। मोचिसुकी फिर खुद को एक भयानक व्यक्ति के रूप में पोर्ट्रे करता है, दावा करता है कि उसने कावारू को इनएप्रोप्रिएट थिंग्स करने के लिए फोर्स किया, विशेष रूप से उसे अपनी उंगली अपने मुंह में डालने के लिए मजबूर किया। वो जोड़ता है कि उसके ऑर्डर्स फॉलो करवाना एक्सिलरेटिंग था। ये एडमिशन उत्सुरु के एंगर को इग्नाइट कर देता है और वो उसके पेट पर एक फोर्सफुल पंच मारती है, जिससे वो उड़ जाता है। वो मोचिसुकी को शेमलेस, इमोरल और डिस्गस्टिंग कहती है। इस बीच वो भूले जाते हैं। वे उत्सुरु को देखकर घबरा हो जाते हैं। उत्सुरु मोचिसुकी को वार्न करती है कि अगर उसने कभी उसकी छोटी बहन से फिर से कुछ अजीब करवाया तो अगली बार उसे मार डालेगी। लड़कों ने मोचिसुकी की पिटिफुल स्टेट देखी। वे घबराहट में सोचने लगे कि क्या वो कावारू की ओल्डर सिस्टर है जिसने मोचिसुकी को नॉकआउट कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है और क्विकली भाग गए। जमीन पर लेटा हुआ मोचिसुकी मुस्कुराया और नोट किया कि उसका प्लान काम कर गया। उत्सुरु भी उन्हें छोड़कर चली गई। कावारू ने मोचिसुकी का सिर अपनी गोद में रखा और पूछा कि उसने उत्सुरु से झूठ क्यों बोला। पिटने के बावजूद मोचिसुकी को रिलैक्सेशन महसूस हो रहा था। उसने क्वेश्चन किया कि क्या उसके एक्शंस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थे। मोचिसुकी ने एडमिट किया कि ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा था। उसने उसे हर्ट देखकर अपनी उदासी एक्सप्रेस की। वो उदास था और उसने उससे अपोलोजाइज किया। कावारू ने मेंशन किया कि लंच ब्रेक लगभग खत्म हो गया है और उन्हें वापस जाना चाहिए। जब वे वापस जा रहे थे उसने फिर से उसके झूठ का पर्पस पूछा। मोचिसुकी ने एक्सप्लेन किया कि वो अपने क्लास के लड़कों के बीच एक यूनिक वे में पॉपुलर है। कावारू ने इस स्पेशल पॉपुलैरिटी के बारे में इंक्वायर किया और पूछा कि क्या उसे क्लासरूम में हरास किया जा रहा है। उसने इससे डिनाई किया। जैसे ही वो उसे देखता है उसे अचानक उसके पीछे एक वुल्फ टेल फ्लिकर करती हुई दिखाई देती है। वो अचानक से चिल्लाता है। मोचिसुकी ने क्वेश्चन किया कि क्या वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुई है। उसने टेल को टच किया और स्क्वीज किया। कावारू ने उसे कहा कि इसे मत पकड़ो, क्योंकि जब वो इसे ग्रैब करता है तो उसे गुदगुदी होता है। दोनों बहुत शॉक्ड हैं, इसे फिक्स करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लंच ब्रेक लगभग खत्म होने पर मोचिसुकी ने नोटिस किया कि उसकी उंगली पर अब और ब्लड नहीं है। समय खत्म होने पर मोचिसुकी ने कॉलर से अपनी शर्ट उतारी और कावारू से उसे बाइट करने के लिए कहा, ये एक्नॉलेज करते हुए कि अब कोई रास्ता नहीं है। कावारू उस पर कूद गई। उनकी क्लास टीचर ने दिन के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया, जिसमें बॉयज और गर्ल्स को सेपरेटली एग्जामिन किया जाएगा। गर्ल्स को लंच के बाद जिम में रिपोर्ट करना है। मोचिसुकी कुछ ट्रबल्ड दिख रहा है। हालांकि वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। हालांकि कावारू बहुत एक्साइटेड है और ग्रेट फील कर रही है। वो मोचिसुकी का अटेंशन खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखने से अवॉइड करता है। मोचिसुकी का फ्रेंड क्वेश्चन करता है कि वे अपने क्लासरूम में लंच क्यों नहीं कर सकते। मोचिसुकी ने बताया किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्ल्स इसका यूज कपड़े बदलने के लिए कर रही हैं। उसका दोस्त इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता है, लेकिन मोचिसुकी उसे सिर्फ क्रीप कहता है। वो कावारू को देखने की मोचिसुकी की डिजायर को भी शेयर करता है। मोचिसुकी एम्बैरेस्ड महसूस करता है और इस तरह के एलिगेशन से डिनाई करने की कोशिश करता है। बास्केटबॉल कोर्ट पर कॉन्वर्जेशन जारी रहती है। दोस्त पूछता है कि क्या उसे कावारू के मेजरमेंट्स में इंटरेस्ट है। वो मेंशन करता है कि कुछ लोग उस जानकारी के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार हैं। उसका दोस्त मोचिसुकी को परसुएड करने की कोशिश करते हुए बॉल बाउंस करता है। मोचिसुकी इस आइडिया को डिस्गस्टिंग मानकर रिजेक्ट कर देता है। उसका दोस्त नेट पर एक शॉट अटेम्प्ट करता है और मोचिसुकी से पूछता है कि क्या उसे कुछ पैसा नहीं चाहिए। मोचिसुकी ऊंचा कूदता है, बॉल ब्लॉक करता है और उसे एक तरफ स्मैश कर देता है। उसके दोस्त का टेम्पर फ्लेयर हो जाता है और वो क्वेश्चन करता है कि क्या मोचिसुकी के लेग्स स्प्रिंग्स से बने हैं। उसका दोस्त जूस खरीदने के लिए कोर्ट से चला जाता है। इस बीच उत्सुरु आती है। वो सोचती है कि मोचिसुकी कावारू के साथ क्यों नहीं है। मोचिसुकी उसकी प्रेजेंस से घबरा जाता है और डर के मारे गिर जाता है। उसे याद आता है कि उसने उसके पेट में कैसे पंच मारा था। वो रिफ्लेक्ट करता है कि हालांकि वो एक इमरजेंसी थी, उसने फिर भी कुछ टेरेबल थिंग्स कही थीं। उत्सुरु मोचिसुकी को अजीब तरह से देखती है।
मोचिसुकी पिछली बार के अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है, रिग्रेट एक्सप्रेस करते हुए कि उसने आउट ऑफ लाइन काम किया। उत्सुरु उसकी अपॉलॉजी को डिसमिस कर देती है। फिर वो कावारू के बारे में इंक्वायर करती है। मोचिसुकी एक्सप्लेन करता है कि कावारू का आज फिजिकल एग्जाम है, इसलिए वो अकेला है। उत्सुरु बास्केटबॉल उठाती है और एक 1-on-1 गेम का सजेस्ट करती है। वो क्विकली डॉज करती है और बॉल ले लेती है। मोचिसुकी उत्सुरु की स्पीड को ऑब्जर्व करता है। वो ऊंचा कूदती है और स्विफ्टली मोचिसुकी के पास से निकल जाती है। मोचिसुकी उसकी क्विकनेस से सरप्राइज्ड है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है और स्लिप हो जाता है, जिससे उसे एक हल्का सा स्क्रैच लग जाता है। उत्सुरु पॉइंट आउट करती है कि उसके स्क्रैचेस से खून बह रहा है। मोचिसुकी उसे अश्योर करता है कि ये जल्द ही रुक जाएगा। उत्सुरु कहती है कि ये उसका बास्केटबॉल खेलने का पहला एक्सपीरियंस है, जिस पर मोचिसुकी को विश्वास करना मुश्किल लगता है। वो किसी स्पोर्ट्स क्लब का भी हिस्सा नहीं है। वो कहती है कि उसकी मूवमेंट की आसानी वुल्फ होने की वजह से है। मोचिसुकी को ह्यूमंस और वुल्व्स के बीच के सिग्निफिकेंट डिफरेंस पर सरप्राइज होता है। फिर वो क्वेश्चन करती है कि क्या उसके जैसा कोई कावारू को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस बीच नर्सेज रूम में कावारू का फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा होता है। उसकी दोस्त नीगो अचानक उसे सरप्राइज करती है और एग्जामिनेशन के दौरान उसकी हाइट के बारे में पूछती है। नेगो ये भी मेंशन करती है कि उसने कावारू और मोचिसुकी के बारे में सुना है। कावारू सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि उसने ये कहाँ सुना। नेगो बताती है कि उसने उत्सुरु से सुना, जिसने उन्हें एक कपल भी कहा था। कावारू विजिबली शेकन हो जाती है। वो नेगो से पूछती है कि वो उत्सुरु को कैसे जानती है। बास्केटबॉल कोर्ट पर उत्सुरु 12 पॉइंट्स के स्कोर के साथ मोचिसुकी से आगे चल रही है। मोचिसुकी पसीने से भीगा हुआ है और जोर जोर से सांस ले रहा है, जबकि उत्सुरु अभी भी खेलने के लिए फिट है। वो बहुत स्ट्रांग है। मोचिसुकी एक फाइनल अटेम्प्ट के लिए खड़ा होता है। वो क्विकली गेंद पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उत्सुरु की स्टैमिना, स्पीड और इंस्टिंक्ट सरप्राइजिंग है। वो मोचिसुकी को उसकी तुलना में इन तीनों की लेग के लिए ताना मारती है। वो ये भी कहती है कि अगर वे डेटिंग जारी रखते हैं तो उन दोनों को ही हर्ट होना पड़ेगा और कावारू को भी सफर करना पड़ेगा। वो गेंद ले लेती है और एक पल के लिए रुकती है। वो मोचिसुकी को बताती है कि वो भी कभी इसी पोजीशन में थी। उसे दोस्त बनाने या डेट करने में कोई ट्रबल नहीं थी, लेकिन उनके इनहेरिटेड एबिलिटी का उनके आसपास वालों पर क्या इफेक्ट होता है, इसे समझना बहुत डिफिकल्ट है। गेंद को ड्रिबल करते हुए वो सजेस्ट करती है कि अगर वे अल्टीमेटली हर्ट होंगे तो उन्हें दूसरों से भी दूर रहना चाहिए। जब वो अभी भी हवा में होती है, मोचिसुकी उसके ऊपर से छलांग लगाता है, अपनी असली ताकत दिखाता है। पल भर में वो गेंद छीन लेता है और उसे नेट में डाल देता है। उत्सुरु मोचिसुकी की स्पीड से सरप्राइज्ड हो जाती है। वो एक्नॉलेज करता है कि दूर रहने से उसे हर्ट होने से रोका जा सकता है। हालांकि वो इस बात पर जोर देता है कि वो ये कंसिडर करता है कि कावारू असल में क्या चाहती है, इसलिए भले ही ये सेल्फिश हो, वो उसके साथ रहेगा। मोचिसुकी पसीने से भीगा हुआ है और उसके चेहरे से पसीना बह रहा है। उत्सुरु उस पर चिल्लाती है, उसे ये एक्ट न करने के लिए कहती है कि वो सब कुछ जानता है। अपनी आंखें ढकते हुए उत्सुरु कहती है कि पिछली बार वो बस लकी था। मोचिसुकी नोट करता है कि वो उसके कान देख सकता है। वो इसे उसके एटीट्यूड से ऑफ गार्ड होने का कारण बताती है, एक ऐसी चीज जिसका उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मोचिसुकी अपने सेल्फिश एक्शंस के लिए उत्सुरु से अपोलोजाइज करता है। उत्सुरु एक्सप्लेन करती है कि कावारू दूसरे वुल्व्स के बीच भी असाधारण रूप से यूनिक है। नॉर्मली खून के पास होने से उसका ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर नहीं होता और कावारू इस कंडीशन से उत्सुरु से कहीं ज्यादा स्ट्रगल करती है। अचानक उत्सुरु को कावारू के आज के फिजिकल एग्जाम की याद आती है। इस बीच एग्जामिनेशन एरिया में नेगो कावारू को लिस्ट में अगली आइटम ब्लड सैंपलिंग के बारे में बताती है। मोचिसुकी को रियलाइज होता है कि उत्सुरु उसे भटका रही थी, इसलिए वो इमीडिएटली नर्सेज ऑफिस की ओर भागता है। उसका दोस्त सडनली बास्केटबॉल कोर्ट में एंटर करता है, लेकिन मोचिसुकी अपनी जल्दबाजी में उसे धक्का दे देता है और कावारू की तरफ भागता है। उसका दोस्त उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। उत्सुरु पीछे से कहती है कि अगर कावारू खून के पास आएगी तो वो एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इससे होने वाला कमोशन में रियल कंसर्न इंजरीज की संभावना है। एग्जामिनेशन सेंटर में कावारू अपनी चेकअप लिस्ट के साथ खड़ी नेगो से बात कर रही है। कावारू का वुल्फ में पहला ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब वो 11 साल की थी। स्कूल से लौटने पर उत्सुरु ने कावारू के सिर पर वुल्फ ईयर्स देखे। कावारू ने भी अजीब फील करने, अजीब बिहेव करने, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने और इंटेंस हंगर का अनुभव करने का मेंशन किया। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही उसने मोचिसुकी के खून को टच किया, उसे एक इंसेशिएबल क्रेविंग ने अफ्लिक्ट कर दिया। उन्होंने कावारू को ह्यूमन ब्लड से कांटेक्ट रोकने के लिए दूर भेज दिया। उसने अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए डेली ट्रेन किया। फिर भी जैसे ही उसने उसका खून फिर से देखा, वो ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके बावजूद वो इनक्रेडिबली स्टबर्न रही और गिव अप करने से रिफ्यूज कर दिया। उत्सुरु कावारू के बारे में वरीड होकर बैठती है। अगर कावारू अब कोई इंसिडेंट करती है तो उसके पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगा।
मोचिसुकी जल्दबाजी में बिल्डिंग के अंदर जाता है और कुछ गर्ल्स से क्लास 2 के बारे में पूछता है। उनमें से एक उसे इन्फॉर्म करती है कि क्लास 2 में इस समय ब्लड सैंपलिंग चल रहा है। मोचिसुकी क्विकली जिम जाता है। जैसे ही वो जिम डोर की ओर बढ़ता है, नेगो पीछे से उस पर कूद पड़ती है, उसे रोके हुए। वो उसे बताती है कि लड़कियां अपने एग्जाम्स के बीच में हैं। मोचिसुकी उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है क्योंकि वो जल्दी में है। वो उसे एक तरफ पुश करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन नेगो उसका हाथ पकड़ लेती है, इंसिस्ट करती है कि वो वहां ना जाए। वो मोचिसुकी के पैरों को अपनी बाह से लॉक कर देती है। मोचिसुकी चिल्लाता है कि उसे जाना है क्योंकि कावारू डेंजर में है। नेगो रिवील करती है कि वो अब उसके जिम की तरफ भागने का कारण समझ गई है। मोचिसुकी उससे उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो रिफ्यूज करती है। नेगो मोचिसुकी को इन्फॉर्म करती है कि उत्सुरु ने स्पेसिफिकली उसे दूर रखने के लिए कहा था। मोचिसुकी को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। सोचता है कि इंगो उत्सुरु के साथ काम कर रही है। अंदर कावारू लाइन में खड़ी होती है। नर्स उसे इन्फॉर्म करती है कि अब लगभग उसकी टर्न है। कावारू कंफ्यूज्ड लगती है। नर्स कर्टन को एक तरफ खींचती है और कावारू से क्विकली फिनिश करने के लिए अंदर आने को कहती है। कावारू डरी हुई है। नर्स कावारू को रियश्योर करती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ खून है। दूसरी तरफ मोचिसुकी नेगो की पकड़ से बचने के लिए स्ट्रगल करता है, गुस्से में अपने दांत पीसता है। नेगो उसके सिर को फर्श पर दबाती है। वो मोचिसुकी से पूछती है कि क्या वो अपनी गर्दन निचोड़कर खुद को सफोकेट करने को तैयार है। आखिरकार मोचिसुकी एक आखिरी ट्राई से खुद को फ्री कर लेता है। नेगो पीछे की ओर गिर जाती है और मोचिसुकी स्लाइड हो जाता है। अचानक मोचिसुकी बहुत बड़े कानों के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी आंखों में गुस्से के साथ नेगो की ओर भागता है। वो मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाती है, लेकिन फिर भी उसके क्विक मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाती। ठीक जब उसे लगता है कि वो डॉज नहीं कर पाएगी, मोचिसुकी उसे हिट करने से पहले ही गिर जाता है। कावारू जिम से बाहर आती है। वो मोचिसुकी को जिम डोर के सामने पड़ा देखकर हैरान हो जाती है। नेगो सोचती है कि कावारू वुल्फ में क्यों नहीं बदल रही है, जबकि उसका खून लिया जा रहा था और उसे खून देखकर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए था। कावारू मोचिसुकी को बैठने में मदद करती है। उसके बाद नेगो बिल्डिंग के बाहर जाती है और उत्सुरु को पूरी स्टोरी बताती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि कावारू वुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। हवा में खून की सेंट भरी हुई थी, लेकिन कावारू अपने खुद के खून के निकाले जाने के बाद भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। उत्सुरु मोचिसुकी के बारे में पूछती है। नेगो जवाब देती है कि वो कुछ देर के लिए ट्रांसफॉर्म हो गया था, एक रैबिट जैसा दिख रहा था। उत्सुरु हैरान है कि कावारू वुल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, लेकिन मोचिसुकी हो गया। ये उसे सोच में डाल देता है और वो इसका कारण खोजने की कोशिश करती है। वो किसी को कॉल करती है और दूसरी तरफ का आदमी कहता है कि वो बिजी है और उसे बाद में कॉल करने के लिए कहता है। उत्सुरु एक पल के लिए इंसिस्ट करती है, इमरजेंसी पर जोर देते हुए। वे पूरी बात पर डिस्कस करते हैं। उत्सुरु फिर रिवील करती है कि उसने वो कारण डिस्कवर कर लिया है कि कावारू वुल्फ में क्यों ट्रांसफॉर्म हुई। इश्यू नॉर्मल ह्यूमन ब्लड नहीं था, ये स्पेसिफिकली मोचिसुकी का खून था, एक रैबिट का खून था जिस पर कावारू रिएक्ट कर रही थी। कावारू मोचिसुकी से उसके हालत के बारे में पूछती है। मोचिसुकी एक्सप्लेन करता है कि उसे नर्सेज ऑफिस में जागने के बाद कुछ भी याद नहीं है। उसका एकमात्र थॉट था कि वो डेंजर में थी। कावारू ध्यान से सुनती है, फिर रिवील करती है कि जब उसने उनका खून देखा तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। मोचिसुकी सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जबकि वो हमेशा उसका खून देखकर ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। मोचिसुकी और कावारू दोनों इन अजीब घटनाओं से परेशान हैं। कावारू का ट्रांसफॉर्मेशन न होना, यहाँ तक कि जब उसका अपना खून निकाला गया तो ये जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करता है। अचानक एक अनाउंसमेंट सभी स्टूडेंट्स को एक इमरजेंसी के कारण अपने क्लासरूम्स में लौटने को कहती है। एक स्ट्रे डॉग स्कूल में घुस गया है। स्टूडेंट्स डर जाते हैं और टीचर खतरा बताते हुए सभी को घर जाने का ऑर्डर देती है। मोचिसुकी और उसका दोस्त क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। मोचिसुकी इन इंसिडेंट से सरप्राइज हो जाता है। उसका दोस्त शांति से सजेस्ट करता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जैसे ही वे घर जाने लगते हैं, उसका दोस्त पूछता है वो कावारू के साथ घर क्यों नहीं जाता, वो तो कपल हैं। मोचिसुकी इस सवाल से हैरान है क्योंकि वो कंफ्यूजन में उसके बारे में सब भूल गया था। वो उसे खोजने के लिए वापस भागता है। वो इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सोचता है कि उत्सुरु उन्हें देख रही होगी और उन्हें अपनी स्टोरी को बनाए रखने की जरूरत है। जैसे ही वो एक मोड़ से मुड़ता है, कावारू उसे स्ट्रे डॉग समझकर उस पर कूद जाती है। मोचिसुकी जोर से गिरता है। वो मोचिसुकी को वहां पाकर एम्बैरेस्ड महसूस करती है और उसकी प्रेजेंस पर सवाल करती है। मोचिसुकी भी यही सवाल उससे पूछता है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे लगा कि स्ट्रे डॉग उसके पास आ रहा है और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। मोचिसुकी पूछता है कि क्या कुत्ता डेंजरस नहीं है। वो हंसते हुए कंफर्म करती है कि ऐसा लगता है। मोचिसुकी उसे एक तरफ हटने और उसके ऊपर से उतरने के लिए कहता है। वे दोनों कॉरिडोर में चलते हैं। वो मोचिसुकी से पूछती है कि क्या वो जानता है कि टीचर ने कुत्ते के बारे में क्या कहा। वो इंडिकेट करता है कि नहीं जानता।
वो रिवील करती है कि टीचर ने मेंशन किया था कि कुत्ते के पास एक वोर्न आउट कॉलर है जिस पैटर्न बना है, जो उसे अमेजिंग लगता है। उसे लगता है कि ये वही कुत्ता है जिससे वो बचपन में मिली थी। मोचिसुकी क्यूरियस पूछता है कि क्या उसे वो याद है। वो एडमिट करती है कि उसकी मेमोरी अनक्लियर है, लेकिन उसे बहुत पहले स्कूल जाते समय एक ऐसे ही कॉलर वाले पपी के साथ खेलने की यादें हैं। मोचिसुकी उसे याद दिलाता है कि टीचर ने उसे स्ट्रे डॉग कहा था। कावारू कंफर्म करती है, लेकिन कंफ्यूज लगती है। वो फिर से पॉइंट आउट करता है कि टीचर ने उसे डेंजरस भी बताया था। मोचिसुकी को चिंता होती है कि अगर ये एक रेबिज डॉग है तो वे डेंजर में हैं और वो घर चलने के लिए कहता है। कावारू रुकती है और अचानक कहती है कि अगर ये वही कुत्ता है तो उसे लोगों का शौकीन होना चाहिए। वो सजेस्ट करती है कि शायद वो बस प्लेफुल है और टीचर ने उसके बिहेवियर को एग्रेशन समझ लिया। ये उसकी थ्योरी है। मोचिसुकी थका हुआ लगता है, लेकिन उसके साथ उसे खोजने के लिए अग्री हो जाता है। हालांकि वो पूछती है कि क्या वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगा। मोचिसुकी फिर उससे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो खुद को डेंजर में नहीं डालेगी। वो तुरंत अग्री हो जाती है। वे अपनी खोज शुरू करते हैं। ठीक उसी समय नेगो पीछे से आती है, मोचिसुकी पर एक नेट फेंकती है और उसे एक कॉर्नर में घसीट लेती है। वो डर से चिल्लाता है। कावारू भी डर जाती है।